Subscribe now and press the bell icon. नमस्कार बच्चों, जैसा कि पता है आप सबको कि अभी 6 मई के एग्ज़ाम 2 दिसंबर से चालू होने वाले हैं और इसमें बच्चों को काफ़ी प्रकार की तैयारी करनी है। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आते हैं। तो मैं यहाँ 9वीं क्लास का एक पेपर लेके आया हूँ त्रैमासिक परीक्षा का। इससे आपको 6 मई के पेपर में थोड़ी आसानी मिलेगी। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को किस तरह सॉल्व किया जाता है, उनकी अवधारणाओं से किस प्रकार से अपन लोग सवालों के सही आंसर ढूंढ पाते हैं, वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। चलिए देखते हैं अपन लोग यहाँ पर कक्षा 9 का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है ये, और इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को अपन लोग देखते हैं। तो अपन लोग यहाँ जानते हैं कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं वो उनमें 5 प्रकार के प्रश्न शामिल होते हैं। पहला होता है जैसे सही विकल्प होते हैं, 4 उत्तर रहते हैं और 4 उत्तर में से एक उत्तर अपन को सही चुनना होता है। फिर दूसरे टाइप की सही जोड़ियाँ रहती हैं जिनमें अपन को सही जोड़ी मिलानी पड़ती हैं। और तीसरा होता है खाली स्थान, जिसमें खाली जगह रहती है, उसमें खाली स्थान के लिए कभी कभी खाली स्थान में भरने की चीज़ें साइड में दी जाती हैं और कभी कभी नहीं दी जाती। फिर आते हैं सत्य असत्य, जिसमें वाक्य को ढूंढना पड़ता है कौन सा सही है और कौन सा गलत है, कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य, ये ढूंढना पड़ता है। फिर पांचवा है एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखना। तो एक शब्द और वाक्य में उत्तर लिखना ये हो सकता है किसी का आंसर जो है एक शब्द में दिया जा सके और हो सकता है किसी का आंसर एक वाक्य में दिया जा सके। तो इस प्रकार से 5 प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं जिनको अपन को करना होता है। तो बच्चों चलिए देखते हैं और कैसे अपन लोग इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो इसको पढ़ने से, इसको समझने से आपको 6 मई के एग्ज़ाम में गणित का पेपर सॉल्व करने में मदद मिलेगी और हो सकता है बहुत सारी बातें इससे कनेक्टेड उसमें पूछी जाए। चलिए देखते हैं यहाँ पे अपन लोग। सबसे पहले अपन लोग देखते हैं यहाँ पे प्रश्न को देख लेते हैं यहाँ पर। तो पहला प्रश्न यहाँ पे आया है, इसमें लिखा हुआ है 16 भागित 2 बराबर 2 गुणित ये खाली जगह यहाँ पर। तो यहाँ पे ये बताना है खाली जगह पर आएगा क्या। तो निश्चित सी बात है कि यहाँ पे पहले इसको इस वाले हिस्से को यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा और सॉल्व करने के बाद यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पता अपन को चल जाएगी। तो वैसे भी अपन लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि 16 में अगर 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे 8 आएगा। इस तरह पर दिख रहा है साफ साफ 16 में भागित 2 लिख रहा है। तो 16 में जब 2 का भाग देंगे तो 8 आएगा। तो यहाँ पे 8 इस तरफ 8 होना चाहिए। तो ये 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 4 आना चाहिए, 4 दूनी 8। इस तरह से अपन लोग डायरेक्ट भी यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 ही आएगा। और यहाँ थोड़ा सॉल्व भी करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं इसको अपन लोग। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि इसको सवाल को इस तरह से यहाँ लिख लिया है और जो वैल्यू अननोन है, जो पता नहीं है, उसे अपन लोगों ने यहाँ x मान लिया है। तो फिर इसको डिवाइड को इनटू में चेंज कर लिया तो ये वैल्यू यहाँ पलट जाएगी, 1/2 हो जाएगी। इसको फिर अपन ने x का मान निकाला तो 2 इसके नीचे आ जाएगा, 16/2 हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा नीचे। तो 4 का जब 16 में भाग देंगे तो 4 आ जाएगा, यानी अननोन वैल्यू जो x थी उसकी वैल्यू 4 यहाँ पे आ गई। इस तरह से अपन लोग 4 यहाँ इसका आंसर होगा। तो ये पहले वाला जो सही विकल्प है उसका आंसर द नंबर का होगा 4। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस तरह से एक छायांकित आकृति वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे आया है। इसमें लिखा है दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न के रूप में लिखिए। मतलब सवालों में कभी कभी क्या होता है, छायांकित भाग दिया जाता है, मतलब चित्र दिया जाता है, उससे भिन्न बनानी होती है, और कभी कभी भिन्न से चित्र भी बनाना होता है। तो ये जब छायांकित भाग रहता है चित्र में तो उसकी मदद से कैसे अपन लोग भिन्न बनाते हैं, इसके लिए सिंपल सा एक तरीका होता है कि इसमें कितने छायांकित भाग हैं वो ऊपर लिखे जाएंगे और कुल कितने भाग हैं वो नीचे लिखे जाएंगे। मतलब छायांकित भाग बटे कुल भाग। तो कितने छायांकित भाग है इसमें लिख सकते हैं अपन लोग, 1 और 2, तो 2 ऊपर आ जाएगा। और कुल भाग कितने हैं, 1 2 3 4 5, कुल 5 भाग हैं तो 5 नीचे आ जाएगा, यानी कि 2/5 इसका आंसर आना चाहिए। 2/5 इसकी भिन्न बनेगी। तो इस वाले प्रश्न का जो उत्तर है वो स नंबर का होगा 2/5। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए तीसरा वाला इसमें प्रश्न देखते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ परिमेय संख्याओं की बात चलती है। जब जो 2 परिमेय संख्याओं का गुणा करते हैं तो निश्चित परिमेय संख्या ही तैयार होगी। कोई भी 2 परिमेय संख्या अपन लोग लेंगे और उनका गुणा करके देखेंगे तो परिमेय संख्या ही बनती है। तो यहाँ पे तीसरे वाले प्रश्न का उत्तर ब नंबर का सही होगा, सदैव एक परिमेय संख्या होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। यह जो चौथे नंबर का जो प्रश्न है इसमें लिखा है 0.25 और 0.4 का मल्टीपल करना है, गुणा करना है। तो इनका गुणा सिंपल सी बात है, जो गुणा करते हैं अपन उस सिंपली वैसे गुणा कर लीजिए। और 3 चूँकि 2 अंक में इसके बाद दशमलव लगा हुआ है और 1 अंक के बाद इसमें दशमलव लगा हुआ है, तो 3 अंक के बाद दशमलव गुणा करके अपन लोग लगा देंगे। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि 0.25 और 0.4 का मल्टीपल करेंगे तो 0.100 आएगा।
और 1 अंक बाद इसमें दशमलव लगा हुआ है और 2 अंक बाद इसमें लगा हुआ, कुल कितने हो गए 3 अंक बाद। तो यहाँ 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे 1 2 3 यहाँ, तो ये 0.100 आ जाएगा। तो इस जैसा आंसर कौन सा है इसमें से, देख सकते हैं ये तो नहीं है, तो ये है सा नंबर का। तो चौथे का जो आंसर होगा वो सा नंबर का होगा 0.1 यानी कि 0.1। चलिए 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि यदि 1 दर्जन पेन का मूल्य 60 रुपये है तो 1 पेन का मूल्य कितना होगा। सिंपल सी बात है, 1 दर्जन में 12 होते हैं, अपन जानते हैं कि 1 दर्जन पेन की बात चल रही है, यानी कि 12 पेनों की बात चल रही है, तो 12 पेन 60 रुपये के आते हैं यहाँ पे, तो निकाल सकते हैं। सिंपल सी बात है, 12 पेन का मूल्य जब 60 रुपये है तो 1 पेन का जब निकालेंगे मूल्य तो 12 कहाँ जाएंगे, 60 के बटे में जाएंगे, तो 12 से कट जाएंगे 60, 12 पंजे 60, 5 बार कट जाएगा, तो 1 पेन का मूल्य 5 रुपये आ जाएगा। सिंपल सी बात है यहाँ पे, तो 1 पेन का मूल्य आ जाएगा 5 रुपये, यानी कि 5वें प्रश्न का उत्तर आ नंबर का सही है 5 रुपये। चलिए आगे देखते हैं और अपन देखते हैं 6वां सवाल। इसका जो है इसमें लिखा हुआ 32 पर घात 1/5 लिखा हुआ है। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो घात रहती है वो पावर रहती है, वो हमेशा आधार से जो अंक रहते हैं उनकी साइज से छोटा रहता है। आधार में जो अंक रहते हैं उनसे साइज छोटी रहती है घातांक वाले अंकों की। तो यहाँ पे 3 पर घात 32 पर घात 3 1/5 लिखा हुआ है, तो 32 के अपन जो फैक्टर करेंगे, टुकड़े करेंगे, तो 32 में 2 5 बार आ जाएगा, 2 2 2 2 2, मतलब 2 का मल्टीपल 5 बार आएगा यहाँ पर, और 1/5 ऊपर लगा हुआ है, तो ये गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, आधार समान हो तो उस वाली प्रोसेस से 2 पे घात 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर घात पे घात चढ़ी हो तो घातों का गुणा होता है, तो ये गुणा होगा जब, तो ये 5 से 5 कट जाएगा और यहाँ 2 बचेगा। इसका मतलब 6वें प्रश्न का उत्तर ये ब नंबर का सही है 2। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे आता है। अब खालिस्तान आते हैं। खालिस्तान में कभी कभी आंसर दिया जाता है भरने के लिए, ऑप्शन दिए जाते हैं और कभी कभी ऑप्शन नहीं दिए जाते हैं, तो यहाँ पे अपन को ध्यान से इनको भरना होता है। चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला प्रश्न यहाँ पे आता है 4/3 में से 2/3 को घटाने पर खाली स्थान प्राप्त होता है। तो यहाँ 4/3 में से जब 2/3 घटाएंगे अपन लोग तो इनका हर तो एक सा है, तो लघुत्तम 3 आ जाएगा और 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी 2/3 यहाँ पे आएगा, तो खाली स्थान में 2/3 भरा जाएगा। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे आता है कि एक घन में खाली स्थान शीर्ष होते हैं, तो एक घन में कितने शीर्ष होते हैं ये काउंट करना है। तो अपन जानते हैं घन की जो प्रोसेस रहती है, इस तरह का घन एक डिज़ाइन रहता है, जो अपन लोग लूडो की गोटी जो रहती है वो भी एक घन के डिज़ाइन की रहती है। तो अपन लोग इस तरह की देख सकते हैं, इसमें कितने कोने हैं, कितने शीर्ष हैं, देख सकते हैं। देखो 4 ऊपर कोने हैं और 4 नीचे कोने हैं, दिख रहे हैं आपको, 4 कोने ऊपर हैं और 4 नीचे हैं, नहीं 4 दूनी 8, तो 8 यहाँ पे शीर्ष होंगे। तो एक घन में 8 शीर्ष होते हैं, यहाँ पे 8 भरा जाएगा। चलिए तीसरा देख लेते हैं। यहाँ 48/5 में शेषफल का मान कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, ये भाग की प्रक्रिया है और इसमें पता करना है शेषफल कितना आएगा। तो 48 में जब 5 का भाग देंगे अपन लोग, तो 48 में जब 5 का भाग देंगे तो 5 नाम 45 आएंगे और कितना बच जाएगा घटकर 3 बच जाएगा, यानी शेषफल कितना आएगा 3 आएगा। तो यहाँ पे 3 भरना होगा, इस खाली जगह पर अपन को खाली स्थान में 3 भरना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वहाँ पे लिखा हुआ है बहुपद px बराबर 4x ऋण 3 का शून्य क्या होगा। जब भी किसी का शून्य निकालना होता है किसी बहुपद को, तो उसको शून्य के बराबर रखना होता है। तो यहाँ इसको 4x ऋण 3 को शून्य के बराबर रख दिया, फिर 3 उस साइड पहुँच गया, ये धन का हो गया, फिर x का मान निकालेंगे, 4 नीचे पहुँच जाएगा, यानी x का मान 3/4 आएगा इसमें, यानी कि यहाँ पे शून्य का मान 3/4 भरना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। 5वां प्रश्न आया यहाँ पर कि -5 फिर माइनस क्वेश्चन में -8 -3। तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन जानते हैं कि समान चिन्हों का गुणा धन हो जाता है, यहाँ पे सिंपल सी बात है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये ऋण 8 और ऋण का भार गुणा होगा, तो धन के 8 हो जाएंगे, धन के 8 हो जाएंगे, और ऋण के 5 और ऋण के 3 जुड़कर ऋण के 8 हो जाएंगे, और 8 में से 8 घट जाएंगे तो 0 बचेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो खाली जगह है उसमें 0 आएगा। फिर यहाँ पर छठवां प्रश्न है, इसमें लिखा हुआ है 5872 यानी कि 5872 में संख्या 8 का स्थानीय मान क्या होगा। तो यहाँ पे अपन लोग भर नहीं पाए, लेकिन यहाँ आसानी से अपन लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि 8 का स्थानीय मान का मतलब होता है उस स्थान पर कितनी वैल्यू है। तो यहाँ पे 8 लिख देंगे अपन लोग, 8 का पूछा गया है, और 8 के बाद कितने अंक हैं 1 और 2, तो यहाँ पे अपन 8 के बाद 2 0 लगा देंगे, यानी कि 800 यहाँ पे आएगा। इस जगह पे 8 का स्थानीय मान कितना होगा 800 होगा। किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकालने की उस संख्या को लिख दीजिए और उसके बाद जितने भी डिजिट हैं उतनी उसमें 0 लगा दीजिए, तो वो स्थानीय मान आ जाता है उसका। तो यहाँ 800 भरा होगा। चलिए अब सही जोड़ी पर आ जाते हैं। सही जोड़ियाँ देख लेते हैं अपन लोग कैसे मिलेंगी। तो यहाँ निश्चित है सिंपल सी सही जोड़ियाँ हैं, मल्टीपल करना है। जब इसका मल्टीपल करेंगे, पहला वाला है 0.5 इंटू -7.4, इसके जब मल्टीपल करेंगे तो ये मल्टीपल करने पर अपना देख सकते हैं यहाँ पे जो वैल्यू आएगी
वो ये आएगी, यहाँ पे देख सकते हैं अपन लोग, ये वैल्यू आएगी माइनस के 3.7। तो ये छठवां जा वाला जो हिस्सा है इससे मिलेगा। अब गुणा करके देख लीजिए, गुणा करके जो आएगा वो आएगा माइनस के 3.7। फिर दूसरा वाला है 15 7 105 होता है, अपन जानते हैं। तो ये दूसरा वाला कहाँ से मिलेगा, ये 105 से मैच कर जाएगा। फिर ये 18 का इसमें भाग देंगे तीसरे में, तो 18 का जब भाग देंगे 504 में, तो ये 28 भागफल यहाँ पे आएगा माइनस के। तो ये तीसरा वाला इसका सही होगा। फिर इसमें भाग देंगे अपन दशमलव के 2 अंक बाद, तो जीरो लगी हुई, दशमलव लगी हुई 2 अंक बाद दशमलव, 10 का भाग और देंगे तो 1 जीरो और यहाँ पे बढ़ जाएगा, दशमलव लेफ्ट साइड चला जाएगा 1 अंक बाद। तो ये इसका आंसर चौथा वाला होगा इसका। इनको अब ऐड करेंगे तो 42.64 में 0.36 जोड़ेंगे तो ये तो जुड़कर 1 हो जाएगा। तो 42 और 1 43, तो ये 43 एक नंबर पहले नंबर का सही इससे मैच करेगा, ये पहले नंबर से मिल जाएगा ये। फिर 18 में अपन 25 का भाग देंगे, तो सिंपल सी बात है, 18 में 25 का भाग देंगे तो ये जो वैल्यू आएगी वो अपनी यहाँ पे दिख रही है, ये वाली वैल्यू इससे मैच करेगी, ये 0.75 माइनस के इससे मैच करेगी। तो यहाँ पे अपन लोग सही जोड़ी आसानी से मिला देंगे। अब इसके बाद आते हैं एक वाक्य वाले उत्तर। तो एक वाक्य वाले उत्तर में अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ सवालों को देखना पड़ेगा और उनके आंसर हो सकता है कि एक शब्द में हो जाए, हो सकता है उनके आंसर एक वाक्य में हो, एक लाइन में हो। तो यहाँ देख सकते हैं कि बिंदु 4 1 की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं बिंदु, जब ये 4 1 बिंदु जो बनेगा यहाँ पर, जब अपन लोग एक्स वाई अक्षें बनाते हैं तो यहाँ ये जो बिंदु बनेगा, तो यहाँ पे अपन को एक्स अक्ष से दूरी देखना है। तो एक्स अक्ष से जब दूरी देखेंगे तो एक्स अक्ष से जो दूरी रहती है वो बाय निर्देशांक रहता है। बाय निर्देशांक जो रहता है वही एक्स अक्ष से दूरी होती है। इसका बाय निर्देशांक कौन है, 1 है। तो यहाँ पे एक्स अक्ष से दूरी इसकी 1 होगी। दूसरा वाला प्रश्न आता है कि 1 और 2 के बीच एक परिमेय संख्या लिखिए। तो परिमेय संख्या निकालना है, जब सिंपल सी 1 निकालना है परिमेय संख्या, तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दीजिए। बीच की संख्या परिमेय संख्या निकल आती है, तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो बटे 2 लिखेंगे तो 3/2 आ जाएगी। तो इन 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्या 3/2 होगी। और भी कोई से निकाल सकते हैं आप, जरूर नहीं 3/2 ही निकालें, और भी होती हैं वो निकाल सकते हैं, लेकिन यह 3/2 सिंपली आ गई। फिर तीसरे प्रश्न में पूछा है कि √3 को 2 √3 से गुणा करके मान निकालिए। तो यहाँ √3 का √3 से गुणा होगा वो तो 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 का फिर 2 से गुणा होगा, 3 दूनी 6। मतलब इस तरह से √3 का जब 3 से गुणा होगा 3 आ जाएगा, और 2 तो पहले से मौजूद है, तो 3 दूनी 6 आएगा इसका। तो इसका आंसर 6 यहाँ पे आएगा। चौथा वाला प्रश्न है कि लट्टू का आकार किस ठोस आकृति के समान होता है। लट्टू यानी कि जो भौरा अपन लोग बच्चे घुमाते हैं उसे अपन लट्टू कहते हैं, और कुछ गांवों में उसे भौरा भी कहते हैं, जो सावन के महीने में डोरी से घुमाया जाता है। तो उसकी जो आकृति रहती है लाइक इस तरह की रहती है। मैंने यहाँ बना भी दी है आकृति। तो ये देख रहे हैं अपन लोग, एक शंकु जैसा है, एक शंकु जैसा डिज़ाइन बना हुआ है। तो इसका जो ठोस आकृति जो बनेगी वो शंकु जैसी होती है। तो यहाँ इसका उत्तर जो है चौथे का शंकु होगा। पांचवा वाला प्रश्न आता है कि एक वाहन चालक को 180 किलोमीटर दूरी तय करना है, वह 95 किलोमीटर चल चुका है, तो अभी उसे कितनी दूरी और तय करना। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे मल्टीपल, यहाँ पे माइनस की आवश्यकता यहाँ पे होगी, दिख रही है कि 180 में से अपन लोग 95 कम कर देंगे। तो 180 में से 95 जब घटा देंगे तो कितना बचेगा, 85 बचेगा, यानी कि 85 किलोमीटर दूरी उसको और चलना बाकी है। फिर छठवां प्रश्न आता है, यहाँ पे देखते हैं बिंदु -1 4 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो सिंपल सी बात है कि एक्स वाई निर्देशांक जब देखे जाते हैं, बनाए जाते हैं, एक्स वाई अक्षें बनाई जाती हैं, तो जो पॉइंट है ये वाला आपका दूसरे वाले चतुर्थांश में यहाँ पे आएगा। तो इसका आंसर होगा द्वितीय चतुर्थांश। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपन लोग सही गलत वाले प्रश्न देख लेते हैं, 70 और 70 वाले प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पर 70 वाले प्रश्न आते हैं, वो देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे पहला है कि एक घन में कुल 6 फलक होते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब अपन लोग घन तैयार करते हैं, घन बनाते हैं, तो उसमें 6 फलक होते हैं। देखो आमने सामने के ये दोनों हो जाएंगे, ऊपर नीचे के हो जाएंगे, और ये आमने सामने के हो जाएंगे। मतलब ये 6 फलक इसके अंतर्गत होते हैं। तो ये बात सही कह रहे हैं कि एक घन में कुल 6 फलक होते हैं, सही बात है, तो ये सत्य है। दूसरा है, इसमें मूल बिंदु में भुज और कोटि दोनों ही शून्य नहीं होते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि मूल बिंदु जो रहता है उसमें दोनों शून्य रहते हैं, 0 0, जबकि ये कह रहे हैं कि भुज और कोटि दोनों शून्य नहीं होते। मतलब गलत कह रहे हैं, ये बात गलत कह रहे हैं, इसका मतलब ये असत्य है। तीसरी बात, पुस्तक एक घनाभाकार ठोसाकृति होती है। अपन लोग जानते हैं कि पुस्तक की आकृति कुछ इस तरह की रहती है और घनाभाकार आकृति होती है उसकी। तो ये सही बात कह रहे हैं यहाँ पर। तो ये तीसरा वाला प्रश्न जो, तीसरी वाली जो स्टेटमेंट है वो एकदम सही है। चौथा वाला, शंकु एक बेलनाकार आकृति होती है। तो शंकु एक बेलनाकार आकृति होती है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखो शंकु इस तरह का रहता है और बेलन इस तरह का रहता है। कहाँ सेम है ये दोनों, नहीं है ना। तो शंकु एक बेलनाकार आकृति कैसे हो सकती है। तो ये बात गलत कह रहे हैं यहाँ पर, यानी कि ये असत्य कर रहे हैं। पांचवा देख लेते हैं। पांचवें में लिखा है बिंदु 0 - 5
बाई अक्ष पर स्थित होता है, तो सिंपल सी बात है कि जब कोई चीज़ बाई अक्ष पर स्थित होती है तो उसमें x का निर्देशांक 0 होता है हमेशा। तो बाई अक्ष पर स्थित होने के लिए x का मान क्या 0 है इसमें? हाँ है, देखो x वाला कोऑर्डिनेट 0 है यहाँ पे, इसका मतलब ये बिंदु बाई अक्ष पर स्थित होगा। तो सही बात कह रहे हैं, तो ये सत्य होगा, क्योंकि अपन जानते हैं कि बाई अक्ष पर भुज शून्य होता है, यानी x निर्देशांक शून्य होता है। छठवां जो प्रश्न है, रेखिक बहुपद की घात 2 होती है। अब रेखिक बहुपद अपन जानते हैं कि इस तरह का रहता है, उसमें चर की घात 1 रहती है और ये कह रहे हैं कि 2 रहती है। तो ये बात कुछ गलत कह रहे हैं यहाँ पर कि रेखिक बहुपद की घात 2 रहती है जबकि उसकी घात तो 1 रहती है। तो ये कथन को सही नहीं बता रहा है यहाँ पर, यानी ये असत्य कथन है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि इस तरह से अपन लोग ये 5 प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं और जिनको अपन लोग आसानी से अवधारणाओं के साथ अगर उनको समझेंगे, तो वैसे प्रश्न अगर और भी पेपर में आते हैं, 6 मंथली एग्जाम में आते हैं, तो अपन लोग आसानी से उन प्रश्नों को समझकर उनके सही आंसर चुन सकते हैं और अपन को अच्छे नंबर लाने में उस पेपर में मदद मिल सकती है। तो धन्यवाद साथियों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी अन्य वीडियो देखने के लिए, गणित से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की वीडियो देखने के लिए और भी गणित की बहुत सारे फंडे देखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर देखें। धन्यवाद साथियों।